हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे। केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट को स्टार्ट किया गया था। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेसन किया था उसमें, जिसमें हम लोगों ने एसिड के गुण के बारे में, एसिड के क्या क्या पहचान है, एसिड का डिफिनेशन और भी बहुत सारी चीज़ें एसिड से रिलेटेड, बहुत सारे ये एसिड का इंपॉर्टेंट एसिड का केमिकल फार्मूला, उसका यूज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक एसिड का ही टॉपिक आता है, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। ये सिलेबस में तो नहीं है बट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए एसिडिक रेन क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा के बारे में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, ठीक है। तो हम लोग आज अम्लीय वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। अम्लीय वर्षा होता क्या है, अम्लीय वर्षा जो होता है किसकी वजह से होता है, अम्लीय वर्षा के रोकथाम के क्या उपाय हैं, है ना, इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सिंपली अम्लीय वर्षा कहने का मतलब क्या होगा, अम्लीय वर्षा कहते हैं हम लोग, तो ये तो एक बारिश आ रहा है तो बारिश के जैसा ही होगा, अर्थात अम्लीय वर्षा बारिश के जैसे ही होता है, परंतु इसमें अम्ल की मात्रा हो जाती है। जब अम्ल की मात्रा मिल जाती है तो वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। अब अम्ल की मात्रा कहाँ से आएगी, क्वेश्चन ये उठता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है ना, एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। अब एयर पॉल्यूशन से अम्लीय वर्षा का क्या लेना देना है, यहाँ पे देखिए एयर पॉल्यूशन में जो होगा, हम लोग ईंधन के रूप में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जिससे हानिकारक गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें निकलते हैं। तो ये सभी गैस जो हो गए इसका प्रमुख कारण हो गए, इसकी कॉज हो गए कि इसके वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। कारखानों से धुएं निकलते हैं, मोटर वाहनों से डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है तो उससे निकलते हैं। तो ये सभी किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो है जितने भी ईंधन है उसके वजह से। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए कारण इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे लिखा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिडिक रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है सामान्य वर्षा की तरह ही होता है, जब यहाँ पे देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों जो है वर्षा जल में मिश्रित हो जाते हैं। तो वर्षा जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ही जब बारिश के पानी में मिल करके आते हैं तो उसी को एसिडिक रेन के नाम से जाना जाता है। एसिडिक रेन के बारे में इतना चीज कंफर्म होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन क्या करोगे, इनमें से सभी। ये भी पूछे जाते हैं, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को दे देता है, CO2 और SO2 को देता है, तो वहाँ पे CO2 और SO2 दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखोगे। अम्लीय वर्षा का केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो आप वहाँ पे HCl और HNO3 जहाँ पे देखोगे उसी को टिक करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसके बहुत सारे नाम, कॉमन नेम, जनरल नेम हम लोगों ने कल की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, तो उसका वीडियो भी जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री सिलेक्ट करें, केमिस्ट्री में जाएंगे, एसिड बेस एंड साल्ट का पहला वीडियो पार्ट 1 को देखें, उसमें आपको क्लियर मिलेगा। अब आगे आता है कि इसका पीएच वैल्यू, जब एसिडिक रेन होता है तो पीएच वैल्यू भी इसका कुछ होता होगा। तो एसिडिक रेन का, अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू जो होता है 4 से लेकर के 4.2 तक होता है या 4.4 तक होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 4.0 to 4.4। ये जो AR लिखा है, AR का मतलब एसिडिक रेन। पीएच वैल्यू, तो नॉर्मल रेन का भी पीएच वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेन जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है 5.0 से, सॉरी यहाँ पे पॉइंट रहेगा ना, 5.0 से 5.6 के बीच में किसका होता है, नॉर्मल रेन का। नॉर्मल सामान्य बारिश जो होता है उसका पीएच मान 5.0 से लेकर के 5.6 के बीच होता है। एसिडिक रेन जो होता है उसका 4.0 से लेकर के 4.4 तक होता है। इसके बीच में कोई भी ऑप्शन दिया हो या दोनों दिया हो या रेंज दिया हो तो आप उसी को टिक करोगे। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं अम्लीय वर्षा के। तो अम्लीय वर्षा के बहुत सारे प्रभाव हैं। पेड़ पौधे पे यदि प्रभाव को देखा जाए अम्लीय वर्षा के, तो अम्लीय वर्षा के पेड़ पौधों पे पहला ही है ना, पेड़ पौधों पे प्रभाव। पेड़ पौधों पे प्रभाव कैसे पड़ेगा, पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं, है ना, पेड़ पौधों की फूल झड़ जाते हैं, पेड़ पौधों की प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। और जब पेड़ पौधों की प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होंगे वो तो एसिडिक रेन के कारण ऐसे ही मर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो एसिडिक रेन का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है उसका रंग बदल जाता है, हरे रंग की होती है बट उसका रंग बदल जाता है। तो ये भी बात याद रखेंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, झुलस जाती हैं।
अगला पॉइंट हम लोगों ने बोला कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कौन से? छोटे छोटे पौधे, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा में जो अम्ल की मात्रा होती है उसको सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण वो मर जाते हैं अर्थात सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेड़ पौधों पे प्रभाव अम्लीय वर्षा का। दूसरा आता है कि पेड़ पौधों पे हो गया तो कृषि पे इसका प्रभाव पे पड़ेगा। तो पेड़ पौधा कृषि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पेड़ पौधा अगर नहीं होगा तो पौधे से ही ना कृषि होती है, तो छोटे छोटे पौधे जो होंगे जल जाएंगे, अनाज मोटे नहीं होंगे। उसके बाद से पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो वहाँ पे कृषि पे भी प्रभाव पड़ेगा। अम्लीय वर्षा पड़ेगी तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो वो वहाँ पे नहीं होगा पदार्थ। मिट्टी की अम्लीयता को भोजपुरी में रेहकट कहा जाता है। जमीन में उजला उजला गेहूं जब बोते हैं तो उस समय रबी फसल की बुआई के समय वहाँ पे उजला उजला नमक की तरह आ जाता है, वो एसिड की वजह से होता है। तो उसका उपचार क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, चूने को लाते हैं, पूरे खेत में छिड़क देते हैं, उसके बाद पानी उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण उसकी अम्लीयता खत्म हो जाती है। तो ये हो गया एसिडिक रेन का प्रभाव किस पे? कृषि पे। जब पेड़ पौधे झुलस जाएंगे तो कृषि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएंगे, फसलों के उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो ये पेड़ पौधे और कृषि वाला हो गया। अब हो गया इसका जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण से लेकर के जलीय जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे? पानी के साथ अम्ल गिरेगा तो वही अम्ल जो है नदियों, तालाबों, समुद्रों में जाएगा। पेयजल होता है, ड्रिंकिंग वाटर से जाकर के वही वाटर लेयर में जाएगा। इस कारण पानी का पीने वाला जल जो होगा संदूषित होगा। उसके बाद समुद्र, तालाब और नदियों में जो जीव रहते हैं वो जीव भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वही जलीय जीव जो होते हैं उसको अवशोषित करेंगे, अपने भोजन लेंगे, भोजन के रूप में लेंगे, और जिसके कारण उन जलीय जीवों की, मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जलीय जीवों पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला है इमारतों की हानि। ताजमहल का रंग का पीलापन होना, कालापन होना किसके वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है ना। बहुत सारी पुरानी इमारत है जिसके चमक में कमी आती है, तो वो एसिडिक रेन की वजह से ही आती है। दूसरा है मिट्टी में। मिट्टी में क्या होगा? मिट्टी में हेवी मेटल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हेवी मेटल एक कौन सा नया टॉपिक आ गया? जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हेवी मेटल है, भारी धातु है, और भारी धातु की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। भारी धातु की मात्रा कैसे बढ़ेगी? अम्ल से जो बारिश होगा, अम्लीय वर्षा जो होगी, वो वर्षा का पानी मिट्टी में जाएगा, मिट्टी खनिज लवण को अपनी ओर अवशोषित करता है, और मिट्टी अपनी ओर अवशोषित करके वहां पे जो होगा हेवी मेटल की मात्रा को बढ़ा देगा। और जब हेवी मेटल की मात्रा बढ़ जाती है तो फसल उत्पादन में जो होती है अत्यंत कमी है। ये था कुछ पॉइंट अम्लीय वर्षा के बारे में, जो अम्लीय वर्षा को हम लोगों ने देखा। अम्लीय वर्षा का डिफिनेशन आप क्या बोलोगे? इसका डिफिनेशन मस्ट है, लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जब वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरता है, तो यही वर्षा का जल जो होता है अम्लीय वर्षा कहलाता है। और अम्लीय वर्षा का प्रमुख हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड होता है। आगे नोट लिखोगे कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पीएच वैल्यू लिखोगे, नोट्स बनाओगे, प्रभाव अपने से लिखोगे जो मैंने बोला सुन सुन के। ठीक है, तो ये जो हो गया एसिडिक रेन के बारे में इतनी चीज हो गया। कल हमने बोला था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर कहने का मतलब सूचक। सूचक पदार्थ क्या होते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक का डेफिनेशन होती है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है सूचक, और सूचक के द्वारा ही पता किया जाता है। अब सूचक दो तरह के पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक सूचक पाए जाएंगे और दूसरे जो होंगे कृत्रिम सूचक पाए जाएंगे, संश्लेषित सूचक पाए जाएंगे। प्राकृतिक सूचक किसको कहोगे और संश्लेषित सूचक किसको कहोगे? देखो यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर को प्राकृतिक सूचक के नाम से जाना जाता है। और प्राकृतिक सूचक के बारे में क्या है? तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। मतलब वही हुआ, पेड़ पौधे से जो हमें सूचक प्राप्त होंगे उसको हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जैसे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता, लिटमस, हाइड्रेंजिया, पेट्रेनिया, जेरानिया, ईटीसी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको याद रखना। तो लिटमस काफी बार पूछा जाता है, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये तीन जो है नए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इसके बारे में नोट आता है, लिटमस पेपर के बारे में कई बार पूछा जाता है कि लिटमस पेपर की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो लिटमस पेपर की प्राप्ति जो होती है थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से होती है, और यह शैवाल का एक प्रजाति है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखोगे कि लिटमस पेपर जो होता है लाइकेन, जो थाइलोफाइटा समूह का प्रजाति है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के बारे में एक और नोट है,
क्या है वो नोट? तो लिटमस पेपर का जो होता है वो बैगनी रंजक का होता है। तो बैगनी रंग का रंजक होता है कौन सा? लिटमस पेपर। तो ये भी याद रखोगे। लिटमस पेपर के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखोगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़े थे ना कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये वही लिटमस पेपर है। अब देखिए हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देख लिए। संश्लेषित इंडिकेटर मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर मेनली 2 होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिलेप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिलेप्थलीन, ये जो हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर हो गए। अब नोट आता है कैसे? ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर, ये ऐसे इंडिकेटर है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से देख करके तब हम जज कर पाते हैं कि ये कौन सा अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा। लेकिन कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास आंखें नहीं हो, आंख से नहीं देख सके, और तो उसके लिए जो है अल्फैक्टरी इंडिकेटर बनाएगा। अल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब गंध वाला। इसका मतलब स्मेल पहचान करके, गंध को पहचान करके मनुष्य जान जाएगा कि कौन सा अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो होते हैं प्याज, वैनिला इत्र और लौंग का तेल, क्लोव्स ऑयल जो होते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कौन सा यहाँ पे जो है अल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या क्या आएगा? प्याज आएगा, वैनिला इत्र और लौंग का तेल। तो ये जो हो गया अल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन मतलब यह जो होता है दृष्टिहीन लोगों के लिए है, जिनकी आंखें नहीं है। आप भी पहचान सकते हो, आप सूंघ करके, स्मेल करके पहचान जाएंगे हम लोग की अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी इंडिकेटर का डिफिनेशन क्या बोलोगे? वैसे सूचक जिसको जो है गंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा हम पता करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, वैसे इंडिकेटर्स को जो है अल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट मीन्स यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर कहने का मतलब होता है, विवग्योर आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना, बैजानी या पिनाला, सेम उसी पे है। देखिए कैसे विवग्योर को कहा जाए, VIBGYOR। तो V से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो यहाँ पे देखिए VIB मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये 3 रंग अगर कोई पदार्थ का जलीय विलयन इन 3 रंग को प्रदर्शित करता है तो वह बेस होता है। क्या होगा? वह बेस होगा। कहने का मतलब क्षार होगा। यदि वह ग्रीन रंग को प्रदर्शित करता है तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब ना तो वो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। तीसरा टॉपिक आता है इसमें का येलो, ऑरेंज और रेड। तो येलो, ऑरेंज और रेड यदि होता है तो वह अम्ल, वह पदार्थ जो होता है अम्ल हो जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने क्या लिखा? विवग्योर, VIBGYOR, ये तो न्यूट्रल होता है, इसके बारे में कुछ है नहीं। जितना आप ग्रीन से राइट साइड में जाएंगे एसिडिटी बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ेगा, मतलब अम्ल का गुण, एसिड का गुण जो होगा क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना आप राइट साइड में आएंगे, जितना आप राइट साइड में आएंगे वहां पे बेस का गुण क्या होगा? बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि वाई मतलब येलो रंग को जो प्रदर्शित कर रहा है और रेड रंग को जो प्रदर्शित कर रहा है, दोनों में कौन सा प्रबल जो होगा? अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा? रेड वाला होगा। प्रबल क्षार अगर कहा जाए तो कौन सा होगा? यहाँ पे वायलेट वाला होगा। किसकी तुलना में? ब्लू और इंडिगो वाले की तुलना में। तो ये कुछ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल इंडिकेटर और जनरल इंडिकेटर के बारे में नोट्स थे, पॉइंट्स थे, जिसको आप लोग कवर करेंगे, याद रखेंगे, नोट्स बना लोगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या बेस के बारे में आगे हमें पढ़ना है। बेस क्या है, बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में कल जैसे किया था हम लोगों ने, सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग और फिर हेडिंग डालते हैं बेस। बेस जैसे हम लोग अम्ल कल किए थे ना, तो वैसे ही है बेस भी। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट से समझ में नहीं आता है, कमेंट कीजिए। आप लोग क्लास को पढ़ाई लेकर के आप समझिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उत्साह बढ़ाइए हम लोग का। ठीक है, तभी तो हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट। एक चीज आप लोग, अगर आपके पास बुक होगा तो आप एक चीज जो है मैच कीजिएगा कि जितनी चीजें बुक में है ना, वो चीजें तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता रहे हैं। तो कंटेंट में कहीं से भी कमी नहीं आने वाली है। जितना कंटेंट मैं देता हूँ ना, जितना चीजें आपको मैं पढ़ा देता हूँ, एसिड में कल की जितना चीज पढ़ाया हूँ ना, उससे मिनिमम जो है 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। अब वो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो, सब्जेक्टिव में पूछे तो, और अदर बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स का भी एग्जाम होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे तो
कल की क्लासेस से 2 नंबर फिक्स है, आज की क्लासेस से भी 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। कंडीशन ये है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुने, ध्यान से नोट्स बनाएं, एक एक वर्ड मैं जो बोलता हूं ना उस वर्ड का पॉइंट नोट करें, उस वर्ड के बारे में जानने को चाहें, ठीक है, जितने भी वर्ड हमने लिख रखा है। चलिए, इंडिकेटर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इंडिकेटर कैसे शो करता है, कौन सा इंडिकेटर जो होगा एसिडिक होगा, कौन सा इंडिकेटर बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं। एक चार्ट बनाते हैं, सिंपल सा चार्ट। यहाँ पे लिखते हैं इंडिकेटर, इधर लिखते हैं एसिडिक में कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पे बेस में कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, ठीक है। पहले इंडिकेटर का नाम हम लोग लिखते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर ब्लू में होगा तो क्या करेगा, एसिड होगा तो वो रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस होगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही फिनोल्फथीन ले लें, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन जो होता है एसिड में लीजिएगा तो यह कलरलेस होता है। कलरलेस कहने का मतलब रंगहीन होता है, अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता है। और बेस में जब लेंगे तो ये पिंक कलर का होता है, पिंक मतलब गुलाबी रंग का हो जाता है। कौन, फिनोल्फथलीन। कब, जब एसिड होगा तो कलरलेस, बेस होगा तो पिंक रंग को प्रदर्शित करेगा। अगला टॉपिक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बाबू, यदि वह एसिड रंग को, एसिड होगा तो वह रेड को प्रदर्शित करेगा, और बेस होगा तो येलो कलर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक पीएच स्केल आता है। पीएच स्केल का चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल यदि अम्ल का होगा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगा किससे, 7 से, और यहाँ पे इसका पीएच वैल्यू जो है ज्यादा होगा किससे, 7 से, ठीक है। तो पीएच स्केल के द्वारा भी हम लोग चेक करते हैं। दूसरा टर्मरिक ले लेते हैं, टर्मेरिक। टर्मेरिक अगर एसिडिक होगा, टर्मेरिक अगर एसिडिक होगा तो येलो रंग को प्रदर्शित करेगा, मतलब पीले रंग को प्रदर्शित करेगा, और यदि यह बेसिक होगा तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग को प्रदर्शित करेगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में देखे ही थे। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, विवग्योर होता है। विवग्योर क्या होता है, VIB जो होता है, मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू दिखाएगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। और YOR येलो, ऑरेंज और रेड को प्रदर्शित करेगा तो वो हो जाएगा एसिड। ग्रीन रंग न तो एसिडिक होता है न तो बेसिक होता है, यह न्यूट्रल हो जाता है। डन। तो ये सब इंडिकेटर के बारे में पॉइंट्स हैं। इंडिकेटर के बारे में आप लिख लोगे। ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा कौन, एसिड। ब्लू कौन करेगा, बेस। तो बेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा अभी कि ब्लू लिटमस पेपर को बेस जो है, भस्म जो है, क्या कर देता है, रेड कर देता है। फिनोल्फथलीन का एसिडिक विलियन जो होता है कलरलेस होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है, परंतु बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो पिंक होता है। पिंक मतलब गुलाबी होता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज का रेड होता है, और बेस का अगर एसिड होगा तो रेड होता है, और बेस होगा तो येलो हो जाता है। पीएच स्केल में पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिड, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो बेसिक। और पीएच वैल्यू यदि 7 है तो पीएच वैल्यू 7 तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन कहने का मतलब न तो अम्ल न ही क्षार। आगे हम लोग टॉपिक देखें। अगला जो था टर्मेरिक था। टर्मेरिक मतलब हल्दी, अगर पीले रंग को प्रदर्शित करेगा तो अम्लीय। रेडिश ब्राउन मतलब लाल भूरे रंग को प्रदर्शित करेगा तो वहां पे जो होगा वो कौन सा होगा, बेस हो जाएगा। अगला हम लोग देखें यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, विवग्योर बताया था ना। VIB मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू रहेगा तो वह जो होगा बेसिक नेचर का होगा, और ग्रीन होगा तो वो न तो एसिडिक नेचर और न ही बेसिक नेचर। और यदि वह जो है YOR येलो, ऑरेंज और रेड कलर को प्रदर्शित करेगा तो वह जो होगा वहां पे एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करता है। तो अब इतनी चीजें क्लियर है, हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से भी देखिए एसिड और बेस में बहुत सारा आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस को। बेस क्या है और बेस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस के गुण, बेस के एग्जाम्पल, ठीक है। बेस के बारे में भी बहुत सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। इंडिकेटर के बारे में बहुत सारे बुक्स में जिक्र ही नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है तो जानना होगा कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। फिर ये आपका आ गया
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है और ये नोट में होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेस के बारे में। इसको भस्म के नाम से जाना जाता है। बेस के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब हम लोग बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेस के बारे में डिस्कस हम लोग क्या करना है, बेस का डिफिनीशन सबसे पहली बात। तो बेस का डिफिनीशन अब क्या बोलोगे, वैसे यौगिक जो जल में आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाता है। ये अम्ल का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। आपको क्या बोलना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन जो है ना, इसको आप रिमूव कर दो और हाइड्रोक्साइड आयन दैट मीन्स OH माइनस आयन। इसका डिफिनीशन आप कैसे बोलेंगे, तो OH माइनस आयन लगा करके बोलिए। कैसे, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन जल में आयनीकृत होकर, या सिंपली बोलेंगे कि वैसा विलयन जो जल में आयनीकृत होकर के हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करता है, अर्थात वहां से OH माइनस आयन मुक्त होता है, उस पदार्थ को, उस यौगिक को जो है हम लोग भस्म के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम लोग देखा था हाइड्रोजन आयन वहां पे निकल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त नहीं करते हैं परंतु वो अम्ल होते थे। यहाँ भी वैसे ही कुछ यौगिक होंगे जिसको हम लोग नोट में करके देखेंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त नहीं करेंगे परंतु वो भस्म के गुण को प्रदर्शित करते हैं और भस्म होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अगर ले लें NaOH का यदि हम एक्वा सॉल्यूशन लें, NaOH को क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का और नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। इसी का दूसरा नाम लाय होता है, लाय LYE। इसका और नाम कहते हैं तो सोडियम हाइड्रेट होता है, सोडियम हाइड्रेट। और भी इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसी को दाहक सोडा भी कहा जाता है, दाहक सोडा। और इसका नाम होता है सोडियम ऑक्सीडेनाइड। इसी को व्हाइट कॉस्टिक भी कहा जाता है, व्हाइट कॉस्टिक CaUSTic, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने सारे नाम, कॉस्टिक सोडा जानते थे, लाई नहीं जानते थे, लाई जानिए। सोडियम हाइड्रेट, दाहक सोडा, सोडियम ऑक्सीडेनाइड, यहाँ पे व्हाइट कॉस्टिक को, इसी को कहा जाता है किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने सारे नाम सब याद रखने हैं, ठीक है। कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, हमें क्या देखना था, ये जो होते हैं OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं। कैसे करते हैं, सोडियम जो होता है प्लस आयन को मुक्त करते हैं, Na प्लस और OH माइनस आयन को। यहाँ पे OH आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वैसा पदार्थ जो जल में आयनीकृत होकर के, आयोनाइज्ड होकर के OH माइनस आयन को मुक्त करता है, दैट्स पदार्थ इज बेस, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिए कैसे, दूसरा एग्जांपल हमें लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का प्लस। इसका एक्वा सॉल्यूशन आप लेंगे, ये जो होता है आपको Ca प्लस आयन और Ca+2 आयन और प्लस OH माइनस आयन को मुक्त करते हैं। यहाँ भी OH आ गया, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय स्वभाव का होगा, मतलब वो भस्म हो जाएगा। इसका और सारा नाम ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम जो होता है सेलेक्ट लाइम होता है, सेलेक्ट लाइम, जिसको भाखड़ा चूना कहा जाता है, भाखड़ा चूना। और इसका बहुत नाम है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। पढ़े थे ना लेसन फर्स्ट में, बुझा हुआ चूना। इसी को जो है सेलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कॉस्टिक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, कॉस्टिक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसी को सामित चूना भी कहते हैं, सामित चूना। इसी को मिल्क ऑफ लाइम भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने सारे नाम भी आप लोग याद रखोगे। बहुत सारे नाम है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे, बिहार बोर्ड में तो बहुत बार ये भी पूछा गया, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कली चूना का सूत्र क्या होता है। कली चूना का सूत्र बताया था ना पिछले क्लास में, CO कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसका भी नाम हम लोग देखेंगे। तो आज ये सारे टॉपिक जो है आप लोग कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका नोट जो है उसको देखते हैं, कौन कौन से नोट हैं इसके, उसको देखना है। तो नोट में क्या क्या है, जैसे हमने क्या बोला था कि भस्म जो होते हैं
जल में आयनीकृत होकर के हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में घुलते हैं परंतु हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त नहीं करते हैं, फिर भी वह जो होते हैं भस्म होते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट्स है तो देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Rb2O रुबिडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड और BeO बेरियम ऑक्साइड। ये 5 ऐसे यौगिक हैं जो जल में आयनीकृत होकर के OH- आयन को नहीं देते हैं, परंतु ये जो होते हैं बेस होते हैं, बेसिक नेचर के, परंतु ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये नोट आपको याद रखना है कि कौन सा पदार्थ जो है, कौन सा यौगिक जो है एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का होता है परंतु हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त नहीं करता है। तो वहाँ पे इतने सारे यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Rb2O, Mg2O, Na2O, ठीक है। तो ये सभी यौगिक जो हैं, ये सभी कंपाउंड जो हैं OH- आयन मुक्त नहीं करते हैं, बट इट्स ऑल आर बेसिक नेचर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड यही है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत सारा नाम बताए थे, कली चूना, कली चूना, बिन बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और इसके नाम बताए थे। इसे अनसेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है, अनसेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। इसी को क्विक लाइम कहा जाता है, क्विक लाइम। इसी को कहीं कहीं पेबल लाइम कहा जाता है, पेबल लाइम। इट्स ऑल्सो नोन एज कैल्सिया, इट्स अनदर नेम इज बर्न्ट लाइम। ये सारे जो हैं कैल्शियम ऑक्साइड के नाम थे, कली चूना, बिन बुझा हुआ चूना, अनसेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम, है ना। तो ये सभी नाम आप याद रखोगे। इतने सारे टॉपिक्स को आज हम लोगों ने के लिए हमने पहले पढ़ा एसिडिक रेन, उसके बाद पढ़े हम लोग बेस के बारे में, नहीं इंडिकेटर पढ़े थे। इंडिकेटर के 4 टाइप, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, 4 महत्वपूर्ण इंडिकेटर को पढ़ा था। कौन कौन से इंडिकेटर कौन कौन से रंग को प्रदर्शित करते हैं, इस चार्ट को हमने समझा था। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जो है इस आज के वीडियो सेशन में किया। कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक रिएक्शन कल के सेशन से पूछा ही जाएगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण जो होगा ना, कल के क्लासेज में हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में छप जाएगा और उससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कल के सेशन से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आज के सेशन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला कल का क्लास जो होगा ना और इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैथ का वीडियो भी आने वाला है, उसको भी देखना है। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जो है कल के क्लासेज में खत्म हो जाएगा, मतलब 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास लेंगे जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूर्ण रूप से खत्म। फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस मैथ में शुरू करेंगे और इधर एसिड बेस एंड साल्ट चल ही रहे। इधर 3-4 चैप्टर हो जाने के बाद हम लोग फिजिक्स में टर्न करेंगे, बोला था ना मैंने। और बाकी जो भी कमेंट से सजेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को कॉमेंट में कीजिए, किसी भी वीडियो में कॉमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आप लोग ले, कहाँ आपको जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। एक ही बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई क्वेश्चन फंसता है व्हाट्सअप करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है, फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आज ये भी डलेगा कि एसिड बेस एंड साल्ट का पहले वीडियो का क्या कहते हैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में रहेगा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज्ञान को बढ़ाइए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं आप लोग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।